एनीवे, हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट। और काफ़ी अरसों से यानी कि 2-3 साल बाद वैकेंसी आई है कोल इंडिया की, यानी कि एमसीएल की वैकेंसी। और काफ़ी नर्वस भी हूँ, प्रेशर्स में भी हूँ, टेंशन्स में भी हूँ। एक्चुअली 2-3 महीने से बुक को मैंने देखा नहीं है और रिवीजन भी नहीं करा था, तो बहुत सारे डाटा आई थिंक पता नहीं कैसे क्या कैप्चर करूँगा, कैसे सिलेबस को कवर करूँगा, आई डोंट नो, बट करना है। और आप सभी भी अपनी रणनीति, अपनी प्रिपरेशंस का जो भी शेड्यूल है आप अपने स्तर से बना लीजिए, अदरवाइज बहुत पीछे रह जाओगे। ओके, तो मैंने सोचा हूँ कि पहले CMR 2017, क्योंकि 2026 अभी तक इम्प्लीमेंट है नहीं, तो उससे क्वेश्चन तो बन नहीं सकता है, आएगा ही तो 17 के अकॉर्डिंग आएगा। अच्छा, वन मोर थिंग कि OSH कोड को लेके अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सिलेबस आई थिंक एक्सपोज हुआ नहीं। जब तक सिलेबस नहीं आया तब तक OSH कोड को हम लोग देखेंगे भी नहीं। तो जो पुराने स्टेटरी बुक्स हैं जैसे माइंस एक्ट 1952 उसको देखेंगे, रेस्क्यू रूल्स को देखेंगे और CMR को देखेंगे। पढ़ने का मैंने क्या प्लान करा है कि ऑलरेडी मैं तो रिवीजन कंटिन्यू थोड़ा बहुत था, बट फिर भी शुरू से कर रहा हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो हमसे। अच्छा, प्लान मैंने ये बनाया कि पहले CMR को एक तरह, मतलब आज से 5:30 बज रहे होंगे इवनिंग के, तो आज से CMR एक एक रेगुलेशन सारे को रीड करेंगे। पहले 1 से 260 तक जाएंगे, देन आफ्टर उसको रिटर्न करेंगे, और ये 2 या 3 दिन के बीच में हमें कंप्लीट कर लेना है, यानी कि रीडिंग और राइटिंग दोनों 2 या 3 दिन के बीच में हमें कंप्लीट कर लेना है। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टडी बुक को कवर करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें आज से रीडिंग करना है। और ये वीडियो इसलिए भी है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कितनी पोटेंशियल है हमें टेबल में कंटिन्यू बैठने के लिए, या फिर एक दिन में मैं कितना कवर कर पाता हूँ, कितने घंटे बैठ पाता हूँ। इसलिए ओके, आप लोग भी तैयार हो जाइए। ओके, नाउ आज की रेगुलेशंस ऑलमोस्ट डिफिनेशंस मैंने कंप्लीट करा था, तो रेगुलेशंस चैप्टर 2 से चलेंगे। रेगुलेशंस नंबर 3, नोटिस ऑफ ओपनिंग। नोटिस ऑफ ओपनिंग में हम अगर थोड़ी बहुत डाटा को रिकैप्चर करने की कोशिश करें, तो नोटिस ऑफ ओपनिंग में क्या था कि कोई भी माइंस को ओपन करने के लिए विद इन 30 डेज या फिर बिफोर 30 डेज, विद इन या बिफोर 30 डेज था, ये कंफ्यूज हो गया मैं फिर से, तो देखना होगा। तो बिफोर 30 डेज हमें नोटिस करना होता था, और ये नोटिस ज़्यादा था सेक्शन माइंस एक्ट सेक्शन 16 में ज़्यादा था। अच्छा, फॉर्म क्या था इसका, फॉर्म 1A। ओके, कंप्लीट, और माइंस ओपन हो जाने के बाद एक्चुअल डेट से विद इन 7 डेज में भी नोटिस भेजना होता था। अच्छा, हाँ, थोड़ी बहुत अभी भी याद है। चलो अब रीडिंग करते हैं। रेगुलेशंस नंबर 3, नोटिस ऑफ ओपनिंग। द नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशंस अंडर सेक्शन 16 of the Form Act shall be submitted in the form and method as may be specified by the Chief Inspector for the purpose, accompanied by a plan showing boundaries of the mine and shaft or opening of the mine। मतलब नोटिस ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस के लिए सेक्शन 16 को जाएगा और फॉर्म 1A। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि हमें चीफ इंस्पेक्टर को स्पेसिफाइड भी करना है उस नोटिस ऑफ ओपनिंग में, उस नोटिस में कि पर्पस के साथ साथ प्लान में हमें बाउंड्री लाइंस को भी शो करना है, और शाफ्ट को भी, और ओपनिंग ऑफ द माइन मतलब माउथ को भी, और इसके साथ साथ ट्रांजैक्शंस और रेवेन्यू पिलर, ये मैंने बताया था, आप लोग नोटिस कर लेना। ट्रांजैक्शंस को भी और रेवेन्यू पिलर को भी, और अदर प्रोमिनेंट एंड परमानेंट सरफेस फीचर्स, यानी कि
यानी कि सरफेस पे भी जो भी फीचर्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स जो भी है वो हमें प्लान के साथ साथ, नोटिस के साथ साथ दिखाना होता है। ओके, चीफ इंस्पेक्टर एंड कॉपी देयर ऑफ टू द रीजनल इंस्पेक्टर, और कॉपी भी रीजनल इंस्पेक्टर को देना होता है। ओके, द नोटिस फॉर कमेंसमेंट of any mining operation under Section 16 of the Mines Act shall be submitted in the form and method as may be specified by the Chief Inspector for the purpose, accompanied by a plan showing a boundary of the mines and shaft or opening of the mine, transaction or revenue pillar and other prominent and permanent surface features to the chief inspector and copy thereof the regional inspector. Okay, provided that in case of change boundary of the mine under regulations 121 and 122, a plan showing a new boundary shall be submit within 7 days or 7 days the said change. मतलब कि अगर इन द केस किसी कारण या किसी दरमियान बाउंड्री अगर हम लोग चेंज करते हैं विथ अंडर द रेगुलेशंस 121 एंड 122, तो ये बाउंड्री चेंज होने का जो नोटिस होता है वो हमें विद इन 7 डेज में जमा करना होता है। तो 121 में क्या रेगुलेशंस था सारा भूल चुके हैं। वर्किंग नियर माइन बाउंड्री इन बिलो ग्राउंड माइंस, और 122 में वर्किंग नियर माइन बाउंड्री इन ओपन कास्ट माइंस। ओके, सेकेंड पॉइंट था नोटिस एक बिलो ग्राउंड, 121 बिलो ग्राउंड और 122 open cast working near mine boundary. Okay, the notice referred to in sub regulations 1 shall be accompanied by a copy of surface plan prepared under clause A of sub regulations 1 of regulations 65, यानी कि एक कॉपी ऑफ सरफेस प्लान भी भेजना है। किस रेगुलेशंस के अंडर आता है ये? रेगुलेशन 65, यानी कि प्लान और सेक्शंस वाला रेगुलेशन रहेगा ये। रेगुलेशन 65 में क्या था? टाइप्स ऑफ प्लान। अच्छा हाँ, टाइप्स ऑफ प्लान्स की सरफेस प्लान की जो कॉपी है वो भी लगानी है। ए कॉपी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ये 104 में जाएगा। रेगुलेशंस प्रिपेयर्ड अंडर द रेगुलेशंस 104 provided that in respect of the mine which has already been opened, the plan referred in clause A and B shall be submitted within 60 days and 1 year respectively of coming into force of these regulations. 60 and 1 year. When a mine has been opened, the owner, agent or manager shall forthwith communicate the actual date of opening of the chief inspector and the regional inspector and district magistrate. Okay, when a mine has opened, the owner, agent or manager shall forthwith communicate with actual date of the actual date में हमें नोटिस भी भेजना है चीफ इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, रीजनल इंस्पेक्टर को। ओके, एक बार बिना देखे नोटिस ऑफ ओपनिंग में रेगुलेशन 3 नोटिस ऑफ ओपनिंग अंडर दिस माइंस एक्ट सेक्शन 16, और प्लान क्या क्या लगाना है, प्लान 104 रेगुलेशंस सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान लिख जाएगा और सरफेस प्लान जाएगा। इसके साथ साथ माइन बाउंड्री भी शो करना है, ओपनिंग ऑफ माउथ भी दिखाना है, शाफ्ट भी दिखाना है और समथिंग। ओके, और वो रेगुलेशंस फॉर एनुअल रिटर्न ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ फरवरी इन एवरी ईयर्स the owner, agent or manager shall be submit to the chief inspector, the regional inspector and the district magistrate annual return in respect of the preceding years in the form and method may be
specified by the chief inspector for the purpose। अच्छा, ये एनुअल रिटर्न कब जाता था? ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ फरवरी इन एवरी ईयर। The owner, agent and manager shall be submit to the chief inspector और regional inspector and district magistrate को भी भेजना होता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसलिए भेजना होता है ना क्योंकि उन्हें भी डाटा चाहिए होता है कि कोयले का कितना एक्सट्रैक्शन हुआ, एंड रॉयल्टी भी का मैटर होता है ना, हम टैक्स भी तो देते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। हम मतलब क्या, कोल इंडिया, और कोल इंडिया की जो भी सब्सिडरी है वो रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडिंग ईयर इन द फॉर्म। अच्छा, ये फॉर्म जाएगा फॉर्म 3 में, ठीक है। एनुअल रिटर्न फर्स्ट ऑन और बिफोर 1 फरवरी, फॉर्म 3, CIM DIM CIM RIM DM, ओके। और ये भेजता कौन है? ओनर, एजेंट और मैनेजर भेजेगा, ओके। If a mine abandoned or closed or working thereof is discontinued over a period exceeding 60 days, or if change occurs in ownership of a mine, the return required under sub-regulations 1 shall be submitted within 30 days of such abandonment or closure or change of ownership, or within 90 days of discontinuance as case may be। If a mine abandoned or closed, अगर कोई माइंस बंद हो जाता है या स्थगित हो जाता है, स्थगित मतलब कुछ दिनों के लिए रोका जाता है, या डिसकंटिन्यू ओवर कर दिया जाता है, ओवर ए पीरियड एग्जिटिंग 60 डेज, 60 दिनों तक अगर बंद रहा, ये डिसकंटिन्यू रहा या क्लोज रहा, तो या फिर इफ ए चेंज ओकर्स इन ओनरशिप ऑफ माइन, या फिर उस माइंस का कोई ओनरशिप चेंज होता है, द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सब रेगुलेशंस 1 शॉल बी सबमिटेड विद इन 30 days of the such abandonment, closure or change of ownership। The return required under the sub regulations 1 shall be submitted within the 30 days of the such abandonment, closure or change ownership, or within 90 days of the discontinuance as may be। अच्छा, हाँ, अगर कोई माइन क्लोजर होता है, डिसकंटिन्यू होता है, या फिर उसको हम लोग बंद करते हैं, तो या फिर कि उस माइन की जो ओनरशिप होती है, यानी कि मैनेजर चेंज होता है, तो हमें विद इन 30 डेज में एनुअल रिपोर्ट की जानकारी दे देनी होती है। वो अगर एनुअल रिपोर्ट की जानकारी मीन्स कि प्रीवियस ईयर में हम लोग एनुअल रिपोर्ट करते हैं, बट अगर कोई दिसंबर में चेंज होता है दिसंबर में, तो फिर हमें प्रीवियस ईयर्स यानी कि फरवरी इसको ऐसे समझना चाहिए कि सेंटेंस कह रहा है कि अगर कोई माइंस क्लोज होता है, डिसकंटिन्यूड होता है, या फिर किसी कारण स्थगित होता है, या फिर उसमें ओनरशिप चेंज होता है, ओनरशिप भी चेंज होता है, तो फोर्थ में पहला पॉइंट और रेगुलेशंस क्या कहता है कि ऑन और बिफोर 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर, ठीक ना। तो एक तारीख फरवरी में हमें फरवरी तक 1 तारीख तक या फिर 1 तारीख से पहले हमें एनुअल रिटर्न जवाब दे देना है कि इतना हमने ये करा, ठीक है, माइनिंग करा। बट इन द केस ऑफ स्थगित, ओनरशिप चेंज, डिसकंटिन्यू या समथिंग कुछ, तो वैसे केस में 1 तारीख तो हमने जमा कर दिया। अगर दिसंबर या नवंबर में समथिंग, ये तीनों मैटर आते हैं, या फिर सपोज डेट नवंबर में GM चेंज होता है, तो
हमें फरवरी से नवंबर तक का जो भी डाटा है वो फिर से जमा करना होता है। ओके, उसका रिपोर्ट देना होता है। ये चीज बताया गया है विद इन 30 डेज। ठीक है। और 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 जिस अगर कोई माइंस 60 डेज तक स्थगित है तो विद इन 30 डेज में हमें एनुअल रिपोर्ट फिर से भेजना होता है। ठीक है। लेकिन 30 डेज, विद इन 30 डेज और डिसकंटिन्यू और इसमें चेंज ऑफ ओनरशिप और विद इन 90 डेज ऑफ द डिसकंटिन्यूस अस केस में भी। अच्छा, 1 से 60 दिन तक अगर बंद रहा तो विद इन 30 डेज में हमें रिपोर्ट भेजना है, और 1 से 90 दिन तक अगर आप कैलकुलेट करें तो विद इन 90 डेज तक हमें भेज देना होता है। ओके, एनुअल रिपोर्ट फर्स्ट डे ऑफ एवरी फरवरी इन एवरी ईयर। भाई तो भी रेगुलेशंस में थका दिए। Now next regulations, regulations 5, notice of abandonment, closure or discontinues. Notice, regulations 5, notice of abandonment, closure or discontinue। इसमें क्या था? नोटिस, रेगुलेशन 5, नोटिस ऑफ अबॉन्डन, क्लोजर और डिसकंटिन्यूज। यानी कि इसको हम क्या ट्रिक लगाए थे? ABC, A फॉर अबॉन्डन, B फॉर ABC ने क्या, हाँ, C फॉर क्लोजर, A फॉर अबॉन्डेंट और D फॉर डिसकंटिन्यूस। यानी कि 1 का D में जाएगा D डिसकंटिन्यूस, और 1 का C में जाएगा फॉर्म 1 का C में जाएगा क्लोजर। हाँ, ट्रिक याद आ गई। ओके, व्हेन इट इज इंटेंड टू abandon or close a mine or seam or to discontinue working thereof a period exceeding 60 days, the owner, agent or manager shall be given notice in the form and method as may be specified by the chief inspector for the purpose to the chief inspector, the regional inspectors and to the district magistrate, stating the reason, stating या सटीक पढ़ेंगे, the reason for such abandon, closure or discontinuance and number of persons likely to be affected thereby, not less than the 30 days before such abandonment और discontinuance। यानी कि क्या कह रहा था कि when it is intend to abandon or close a mine or seam or discontinue working therefore a period exceeding 60 days, अगर किसी भी माइंस को लेके ऐसी मानसिकता बनती है या ऐसा कोई प्लान बनता है कि इसे अब स्थगित करते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं, क्लोजर करते हैं या अबॉन्डमेंट करते हैं, 60 दिन तक अगर वो बंद रहा तो हमें नहीं, ओनर, एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी जाएगी कि वो निर्धारित फॉर्म पे किनको नोटिस भेजेंगे, चीफ इंस्पेक्टर को भेजेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेंगे एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। अच्छा, उनको ये उस नोटिस में ये भी दर्शाना है कि भाई क्या सटीक कारण था कि आपने 60 दिनों तक ऐसा मानसिकता बनाया है बंद रखने का, या फिर 60 दिन तक क्या जो भी है वो प्लान, आप वो सटीक रीजन भी देना है। इसके साथ साथ उसमें ये भी मेंटेन किया है कि
कितने वर्कर अफेक्टेड है, कितने आदमी उसमें जो भी अफेक्टेड है वो सारे डाटा भी उनको भेजना है। The number of persons like to be affected thereby not less than 30 days before such abandoned or discontinued। यानी कि जितने भी नंबर उसमें इफेक्टेड हो रहे हैं उनकी सारे नंबर ऑफ पर्सन्स का भी डाटा भेजना है, और कब भेजना है? बिफोर 30 days such abandoned or discontinuance, provided that when on account of unforeseen circumstance a mine is abandoned, closed, or discontinued before the said notice has been given without previous intentions, the discontinuance exit beyond a period 60 days, the notice shall be given forthwith। इसका मतलब प्रोवाइडेड दैट when an account of unforeseen circumstances of a mine is abandoned, closed, or discontinued before the said notice had been given or without previous intention, the discontinuance extend beyond a period 60 days, the notice shall be given forthwith। ये क्या कह रहा है? थोड़ा कंफ्यूजन है। बिफोर दैट व्हेन ए अकाउंट ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, मतलब अनदेखा या जो कि कोई प्लान अनप्लानेड, एक मिनट, अनफोर्सीन अनफोर्सीन अप्रत्याशित, सोची ना गई हो, अनपेक्षित, अनएक्सेप्टेड, हाँ ये ठीक है, पहले से ना सोचा है, वही समथिंग में भी सोच रहा था। Provided that when on account of unforeseen circumstances in a mine, abandon, closure, or discontinue before this said notice has been given, or without previous intention discontinued extend beyond a period of 60 days, the notice shall be given forthwith। अच्छा, आई थिंक ये इसकी हिंदी अनुवाद करके हमें देखना होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा ना, ये कह रहा है कि अगर 60 दिनों तक आपने कोई प्लान नहीं करके रखा था कि माइंस को क्लोज करना है या नहीं करना है, क्या इसका इंटेंशन डिसकंटिन्यू एक्सटेंड बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 60 days, provided that when on account of unforeseen circumstances a mine is abandoned, closed, or discontinued before said notice has been given or without previous intentions discontinuance extend beyond a period 60 days, the notice shall be given forthwith। अच्छा, ये कह रहा है ना कि अगर आप नोटिस भेजे हैं या नहीं भेजे हैं विदाउट प्रीवियस इंटेंशंस, नहीं नोटिस तो भेज दिए होंगे, अगर आप नोटिस भेज दिए हैं और किसी कारण या फिर कोई प्लानिंग नहीं थी कि आपको और माइंस कंटिन्यू बंद रखना है या एक्सटेंड करना है, तो उस समय आप फॉरविथ कम्युनिकेट करेंगे इनको, चीफ इंस्पेक्टर और जो भी है उनको। इसको और थोड़ा डीपली समझना होगा। Now, notwithstanding anything contained in sub regulations 1, when it is intended to abandon, close, or discontinue for a more than 60 days any working below ground over which is situated any property vested in government or local authority or any railway or any building or permanent structures not belonging to the owner, agent, or manager shall be not less than 30 days before the date of such abandonment, closure, or discontinue given a notice of his intention to the chief inspector and the regional inspector. Notwithstanding anything contained in sub-regulation 1,
When it is intent to abandon, closer discontinue within 60 days working below ground over the which is situated any property vested in the government or any or notwithstanding anything contained in the subdivision 1 when it is instant टू अबंडन और क्लोजर उसमें भी आपको 30 डेज बिफोर नोटिस करना है, लेकिन ये भी पाले नहीं पड़ा मेरे को क्या कहना चाह रहा है एग्जैक्ट। ओके, वो जो चीज समथिंग समझ में नहीं आती है उसे मैं स्किप नहीं करता हूँ, बट अभी करना पड़ रहा है और क्योंकि टाइम नहीं है तो स्किप ना करें, इसको आप रट लीजिए। हाँ भाई, कब तक 60 डे और कब तक बिफोर नोटिस कब करना है, सच अबाउट के 30 डेज पहले। ओके, व्हेन ए माइन और a sim has been abandoned, closed or working thereof has been discontinued over a period exceeding 60 days, the owner agent and manager shall be 7 days of the abandoned closure expiry of the said period discontinued given to the chief inspector, regional inspector and the district magistrate to notice in the form and method as may be specified by the chief inspector for the purpose। यार क्या हो गया, सारे सेंटेंस का अनुवाद मतलब अनुवाद क्या मीनिंग में भूल गया। ओके, when a mine or sim has been abandoned, closed or the working there has been discontinued over a period exceeding 60 days. When a mine or sim has been abandoned, closed or the working thereof has been discontinued over a 16 days, the owner agent manager shall be 7 days of such abandoned closure expiry of the said period discontinued given a notice। अच्छा, अगर 7 दिन तक कंटिन्यू बंद रहा या डिसकंटिन्यूड रहा या अबंडेंट रहा या क्लोज रहा तो विद इन 60 दिनों के बाद विद इन 7 डेज अबंडेंट क्लोजर और एक्सपायरी ऑफ द said period of discontinuance give to the chief inspector, the regional inspector and district magistrate in the notice form। अच्छा, नोटिस देना उसे भी 7 दिन, चलो ठीक है। बहुत दिक्कत हो रही है रेगुलेशंस स्टार्टिंग इजी सेंटेंस को भी कैसे होगा। नोटिस ऑफ रीओपनिंग फॉर्म 1B, नोटिस ऑफ ओपनिंग दे देते फॉर्म 1A में और नोटिस ऑफ रीओपनिंग में, और जितना फॉर्म 1A में जाता था इसमें भी सम चीज जाएगा सबको भी। Okay, when intended to reopen a mine or sim abandoned, close or discontinue for a period exceeding 60 days, the owner agent or manager shall not be less than 30 days before the substance of mining operations give to the chief inspector, regional inspector and district magistrate notice in the form and method may be specified chief inspector to the purpose for the purpose। अच्छा, नोटिस ऑफ रीओपनिंग वहाँ फॉर्म 1B में और नोटिस ऑफ रीओपनिंग फॉर्म 1B विद इन 30 डेज और पर्पस भी। ओके, when a mine has been reopened, the owner agent or manager of the mine shall forthwith communicate the actual date of the reopening of the chief inspector, regional inspector and district magistrate। यानी कि एक तो 30 दिन पहले हमें नोटिस दे देना, उसके बाद जिस दिन से माइंस को रीओपन किए या रीओपन हुआ उसी दिन हमें एक्चुअल डेट में जो भी है जो दिन है उसी समय हमें फिर से कम्युनिकेट करना है, नोटिस भेजना है फॉरवर्ड तुरंत। ओके, notice change in ownership and appointment of the agent manager etc, notice of change regulation 7, notice of change in ownership appointment of the agent and manager। when a change occurs in the name of ownership of the mine or in the address of the owner agent or manager shall be within 7 days from the date of
then from the date of change, give to the chief inspector, regional inspector a notice in the form, and method may be specified by the chief inspector for the purpose. मतलब अगर 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 नेम ऑफ द ओनरशिप चेंज होता है, एड्रेस चेंज होता है, या फिर ओनर चेंज होता है, तो ओनर एजेंट और मैनेजर 7 दिन के अंदर नोटिस देगा। किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। कौन सा फॉर्म में? जो भी निर्धारित फॉर्म है उसमें, फॉर्म 2A 2B। Okay, provided that where the owner of a mine in the form associations of the individuals change, एक मिनट, विद इन 7 डेज में आपको अगर ओनरशिप चेंज होता है तो विद इन 7 डेज में नोटिस भेजना होता है। ओके, और उसमें क्या था, एक रेगुलेशन 5 में क्या था कि उसमें भी 7 डेज में नोटिस भेजना होता है। कब? जब माइन 60 डेज 60 दिन तक अबंडेंट रहा तब। ठीक है, ओके। और provided that where the owner or mine in the firm or other associations of individuals a change, और इसमें क्या कह रहा है? आई थिंक ये ना, प्रोवाइडेड द वेयर द ओनर ऑफ ए माइन इन ए फीम और अदर एसोसिएशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स ए चेंज, यानी कि ये आई थिंक प्राइवेट वाले के लिए बात रखी गई है, क्योंकि फीम यानी कि फीम मतलब एक कंपनी से समझिए, और अदर एसोसिएशंस मतलब भी कंपनी यानी कि संगठन। अगर किसी संगठन या कंपनी में किसी भी प्रकार के कोई एक सदस्य या इंडिविजुअल्स कोई चेंजिंग होती है तो उसमें भी हमें क्या करना होता है? शायद नोटिस देना होता है। provided that where the owner of a mine in a firm or other associations of individuals change of any partner in the case of firm, अच्छा, उस समय भी नोटिस देना होता है। और ये क्या क्या 4 पॉइंट है जिसमें कि पार्टनरशिप चेंज होता है तो उसमें नोटिस देना होता है। ऑफ एनी मेंबर इन केस ऑफ एसोसिएशन, कोई भी मेंबर अगर चेंज होता है एसोसिएशन में तो नोटिस देना होता है। एनी डायरेक्टर इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर कोई आउटसोर्सिंग है या पब्लिक कंपनी है तो उसमें भी डायरेक्टर चेंज होता है तो ये विद इन 7 डेज में डाटा यानी कि नोटिस भेजना होता है। और एनी शेयर होल्डर इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिनका शेयर होल्डर में चेंज होता है तो उसमें भी आपको नोटिस भेजना होता है विद इन 7 डेज। shall be intimated to the chief inspector and regional inspector within 7 days before the date of change। अच्छा, इस कंडीशन में 7 दिन से पहले ही आपको चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेज देना होता है। ठीक है, when the ownership of the mine is transferred, the previous owner of or his agent shall make over to the new owner or his agent when ownership of a mine is transferred, अगर कोई ओनर किसी माइंस का कोई ओनर अगर ट्रांसफर होता है तो the previous owners of his or his agent shall be make over to the new owner or his agent within a period of 7 days transfer of ownership, all plan, sections, report, registers and other records maintained in the pursuance of the act and regulations। मतलब कह रहा है कि अगर किसी भी माइंस का ओनरशिप ट्रांसफर होता है या फिर एजेंट ट्रांसफर होता है तो विद इन 7 डेज में हमें क्या क्या डाटा प्रदान करना होता है। वो डाटा है
ऑल दी प्लान, जितने प्लान है उनकी डाटा देनी होती है। सेक्शन, रिपोर्ट, रजिस्टर्ड एंड अदर रिकॉर्ड का भी डाटा देना होता है, जो मेंटेन करके रखते हैं हम लोग एक्ट और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। ओके, और ऑर्डर मेड देयर अंडर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग रिलेटिंग टू द वर्किंग, और क्या मेथड, कैसा वर्किंग और क्या करने वाले थे वो भी शायद, हाँ, वो उस माइंस के लेके जो भी रिलेटेड वर्क था, जो भी एरिया था, प्लान था, वो भी आपको आदान प्रदान करते हुए निकलना है। एंड व्हेन माइंड रिलेवेंट देयर टू, एंड व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्लाउज हैज बीन duly compliant with both previous and new owner or their respective agents shall be forthwith inform chief inspector and regional inspector in written। अच्छा, और उसी समय एक तो विद इन 7 days तो हम लोग करते हैं, और जिस समय इसके बाद एक और क्लाउज मेंटेन है कि both the previous and new owner or their respective agent shall be forthwith informed to the chief inspector and regional inspector in return। दोनों पक्ष के जो भी एजेंट या ओनर है, और दोनों को, रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को, रिटर्न में नोटिस भी करना होता है विद इन 7 days। ओके, इसके बाद व्हेन एनी अपॉइंटमेंट, एक बार मैं फिर से 7 का 2 पॉइंट नंबर 2 को देखता हूँ। व्हेन द ओनरशिप of a mine is transferred, the previous owner or his agent shall make over to the new owner or his agent within a period of 7 days of the transfer or ownership all plan sections, report, registered and other records maintained in pursuance of act and these regulations, or order made under the corresponding relating to the working of mine relevant thereto, and when a requirement of this clause has been duly compliant with both the previous and new ownership, the respective agents will be okay। Next point, when any appointment is made of an agent, manager, engineer, surveyor, ventilations officer, safety officer, assistant manager, or when any employment of any such persons is terminated। क्या कह रहा है? When any appointment is made of agent manager, engineer, surveyor, ventilation officer, safety officer, assistant manager, or when the employment of any such persons is terminated or any persons leave the said employment, or when any change occurs in address of any agent or manager, or agent or manager shall be within 7 days from the date of such appointment terminations of change, give to the chief inspector and the regional inspector notice in the form and the method as may be specified by the chief inspector for the purpose। हाँ, अगर किसी भी माइंस में एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर, और हाँ, जितने भी एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट है, एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर, और हाँ, इतना ही है। जितने भी एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट है, उनकी जब अपॉइंटमेंट या टर्मिनेटेड होती है, या फिर छुट्टी में जाते हैं, या फिर चेंज ऑफ एड्रेस होता है, तो फिर हमें मीन्स क्या, हमें मीन्स ओनर, एजेंट और मैनेजर नोटिस करेंगे विद इन 7 days में सच अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन और चेंज और लीव्स की भी नोटिस देंगे विद इन 7 days में। किसको? चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, और कारण भी। मेथड में भी स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर एंड पर्पस फॉर द पर्पस। ओके,
The owner of mine shall submit in return to the chief inspector and regional inspector a statement showing the name, designations of every person authorized to act on behalf of the respect, management, control, supervision, directions of the mines. The owner of a mine shall submit in the return of the chief. अच्छा, जो ओनर है माइंस का, वो रिटर्न में सबमिट करेंगे सारे डाटा ऑफ वर्कर, सारे डाटा किसका, वर्कर का, नेम और डेजिग्नेशंस भी, एवरी पर्सन, और ये भी, और इसमें डेट मेंटेन नहीं है बट विद इन 7 डेज इसको भी मान के चलना होगा ना। The owner of a mine shall submit in return to the chief inspector and the regional inspector a statement showing the name and designations of the every person authorized to act behalf of the owner and respectful management control supervision of mine। अच्छा, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ओनर एजेंट और मैनेजर की नहीं, सिर्फ ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ एक क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए बन सकता है कि और इनमें से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस या फिर डाटा भेजें किनका, वर्कर का, जैसे कि नेम और डिग्नेशंस के साथ। तो अगर ओनर एजेंट मैनेजर में आपने गलती किया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सिर्फ ओनर ही भेजते हैं डाटा, नेम और डिग्नेशंस ऑफ एवरी पर्सन। ओके, the statement refers in sub-regulations 4. The statement refers to in sub-regulations 4 shall state the responsibility of every such persons and matters in respect of which he is authorized to act behalf of the owner। क्या इसमें क्या किया है, the statement referred in सब regulations 4, जो भी regulations 4 में स्टेटमेंट रेफर है, shall be state the responsibility of every such persons and matters respect to which is authorized to act behalf of the owner। अच्छा, हाँ, और जो भी पर्सन्स है जो ड्यूटी कर रहे हैं, वो नेम और डिग्नेशंस, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैनेजर के पास अपनी जो भी डाटा है वो दे। एवरी पर्सन रेफर्ड इन सेवरेशन हो गया। हाँ, एक और पॉइंट, एवरी पर्सन रेफर टू इन सब रेगुलेशंस 4 shall be agent for the mine or group of the mine as the case may be in respect responsibility as the specified statement referred therein। Every person referred in the subregulation shall be agent for the mine or group of mine as the case may be in respect of responsibility। ये आई थिंक कह रहा कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नेम और डिग्नेशन देने की, जिसको हम लोग फॉर्म बी में निकालते हैं ना। अच्छा, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एनी चेंज, एडिशंस और अल्टरेशंस इन द नेम और अदर particulars of the statement referred in sub-regulations 4 shall be reported in written to the chief inspector, regional inspectors within 7 days from the date of change, addition or alterations। Any change, additions or alterations in the name of particulars of the statement referred in sub-regulations 4 shall be reported in written to the chief inspector, regional inspector within 7 days of change or एडिशंस और अल्टरेशंस। हाँ, ये कह रहा है ना कि जो भी हम लोग डाटा, नेम और डिग्नेशंस भेजते हैं चीफ इंस्पेक्टर को, हम लोग मीन्स ओनर। ओके, यहाँ हम लोग, आप समझ लो कि मैं जो भी कह रहा हूँ हम लोग,
ये या तो ऑनर, एजेंट, मैनेजर या फिर ऑनर, यहाँ सिर्फ ऑनर है तो ऑनर को ही समझे। तो ये कह रहा है कि जो भी ऑनर नेम और डेजिग्नेशंस को भेजता है चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को, इन द केस किसी भी तरह से उसमें अगर चेंजिंग या चेंज करवानी होती है या कोई भी डाटा छूट गई जाती है, तो वो यहाँ कहने का मतलब बताया जा रहा है आई थिंक कि विद इन 7 डेज आपको वो चेंजेस हुआ है उसका रिपोर्ट भेज देना है विद इन 7 days। any change, additions or alterations of name or other particulars of the statement referred in the regulation 4। यानी कि अगर मेरा नाम पंकज है, कुमार केवट है, फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, ओनर को बताया कि मेरा नाम पंकज कुमार केवट है और मैं सीनियर ओवरमैन में आस्थगित हूँ आपकी माइंस में। ये डाटा मैंने दे दिया ऑनर को। ऑनर क्या किया, ऑनर भेज दिया, किनको भेज दिया, रीजनल इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है, अब क्या हुआ कि अरे भाई मेरा नाम तो सर्टिफिकेट में पंकज केवट है और मैंने भेज दिया पंकज कुमार केवट, तो मिसमैच हो गया। तो चलो फिर से हम जाएंगे ऑनर के पास, सर ऐसा ऐसा बाय मिस्टेक हो गया, मेरा नाम पंकज कुमार केवट है और मैं सीनियर ओवरमैन हूँ। तो ये जो डाटा है ये विद इन 7 days में ऑनर फिर से भेजेंगे और कारण। ठीक है, आई थिंक ना ये वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे को लग रहा है कि समय ज्यादा जा रहा है, अदरवाइज 1 घंटे होने को है, 45 मिनट हो गए हैं और अभी तक चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब तक मन कर रहा है वीडियो का तब तक कर रहा हूँ, अदरवाइज प्रेशर्स में आऊंगा ज्यादा तो बंद कर दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट रेगुलेशंस 8, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट। व्हेन देयर ऑकर नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट। ये तो लंबा है यानी कि अभी तक हमने रेगुलेशन 3, 4, रेगुलेशन 3 नोटिस ऑफ ओपनिंग, रेगुलेशन 4 एनुअल रिपोर्ट, रेगुलेशन 5 नोटिस ऑफ अबंडन एंड क्लोजर डिसकंटिन्यू, notice 6 notice of reopening, notice 7 notice of change of ownership and appointment of agent manager etc. Now regulations 8, notice of dangerous occurrence or accident, and notice of notice of dangerous occurrence or accidents। खतरे का संभावना occurrence होता है जो दिखाई देता है, और एक्सीडेंट यानी कि रेगुलेशंस 8, when there occurs in or about a mine, संभावना हो या समथिंग। पहला, an accident causes loss of life or serious body injury in connections with any mining operations where there occurrence or about in a mine। अगर किसी भी माइंस में एक्सीडेंट या काउजेस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडी इंजुरी इन कनेक्शंस होती है इन माइनिंग ऑपरेशंस में, तो हमें नोटिस भेजना होता है। ठीक है, और a readily identifiable event with the potential to cause an injury to persons at work thereafter refers to as dangerous occurrence such as। a readily identifiable event मतलब ये कह रहा है ना कि कोई भी प्लेस में डेंजरस ओकेंस हो सकता है, मतलब कि अगर कोई चाल धंसने वाली है या कोई बेंच या कोई डंप स्लाइड होने वाली है तो उसको हम लोग डेंजरस ओकरेंस में देखेंगे।
और ऐसे जो पॉइंट्स है वो नीचे रखी गई है। तो a rarely identifiable event with potential to cause an injury to persons and work at work, herein after referred to as dangerous occurrence, such as an explosion or ignitions। कोई भी एक्सप्लोजन और इग्निशंस को हम लोग डेंजरस ऑकुरेंस में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ए स्पॉन्टेनियस हिटिंग और आउटब्रेक ऑफ फायर और appearance of smoke or other indications of heating or outbreak of fire, इसको भी डेंजरस occurrence में रखेंगे। उसके बाद फायर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग और इन एनी मशीनरीज, किसी कहीं भी आग लगी है एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग में या फिर मशीन्स में, तो इसको भी डेंजरस वर्किंग में रखेंगे। fall from height of the any excavations, loading और ट्रांसपोर्ट मशीनरीज, मशीनरीज किसी भी हाइट से गिरना, एक्सकवेशंस, लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन मशीनों का भी गिरने को भी हम लोग डेंजरस ऑकरेंस में रखेंगे। बर्स्टिंग ऑफ इक्विपमेंट अंडर द प्रेशर, किसी भी वो हो जाने को किसी भी प्रेशर के वजह से, मान लीजिए कोई पाइप अगर समथिंग कुछ प्रेशर की वजह से फट जाता है तो उसको भी डेंजरस ऑकरेंस में रखेंगे। इसके बाद एन इनफ्लक्स ऑफ इन्फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस, ओके, एन इरप्शंस और इंड्रस ऑफ वाटर और अदर लिक्विड मैटर, ओके, इंटरप्शंस और इंड्रस मतलब चूना या सीपेज करना, ऑफ वाटर और अदर लिक्विड मैटर, an instantaneous failure or pillar, part of pillar or several pillar of coal in working below ground, bump, instantaneous failure of pillar, किसी भी पिलर का डैमेज होना या फेल्यूर होना, उसको भी डेंजरस पार्ट ऑफ पिलर और सेवरल पिलर ऑफ कोयल। ठीक है, ए प्रीमेच्योर कोलैप्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग, प्रीमेच्योर कोलैप्स जो होगा उसको भी, एनी एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोसिव के कारण कोई भी हादसा हुआ उसको, एनी ए ब्रेकेज और फ्रैक्चर्स ऑफ रोप, चेन, हेडगियर, पुली और एक्सेल और बियरिंग thereof or other gear by which persons or materials are lowered or raised, ओके, इतने को भी एक्सीडेंट में रखेंगे। इसके साथ साथ 3 पॉइंट, ये तीनों वाइंडिंग से रिलेटेड है ये, and overwinding of cage or other means of conveyance while men or material are being lowered or raised, okay, the breakage of fracture or essential part of the winding engine, crankshaft, coupling, bearing, gearing, clutch, drum or drum shaft और failure of emergency brake, इसको भी dangerous occurrence में रखेंगे। ओके, a bursting of any equipment containing steam, compressed air or other substances at high pressure, bursting, blast और मतलब फट जाना, a breakage, fractures or failure of essential part of any machineries or a parts whereby the safety of persons may be endangered, a breakage or fractures or failure of essential parts of किसी भी मशीन्स का जो भी एसेंशियल पार्ट है वो अगर ब्रेकेज या फेल्यूर होता है समथिंग कुछ, तो उसको भी डेंजरस ऑकरेंस में रखेंगे। अगर सपोज दैट कि मेरे पास पॉकलैंड मशीन चल रही है, एक्सकवेटर चल रही है और एक्सकवेटर की जो बूम होती है, बूम फ्रैक्चर हो गया तो उसको हम लोग डेंजरस ऑकरेंस में रखेंगे। ओके, माना जाएगा। इसके बाद ए स्लाइड causing injury to any persons, damage any machineries or interruptions normal mining operations, slide causing injury मतलब स्लाइड मतलब फिसलने वाले, causing of any persons damage to any machineries, ओके, स्लिपरी को या स्लाइड causing injury को भी डेंजरस रखेंगे। फेल्यूर ऑफ डंप और साइट इन ओपन कास्ट को भी डेंजरस ऑकरेंस में रखेंगे। फेल्यूर ऑफ एनी सच structures or installations where the safety of persons may be endangered,
अगर किसी भी मशीन को या किसी भी स्ट्रक्चर्स को इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं और वो सेफ्टी पर्सन्स इन डेंजर्स में आ गया तो उसको भी हम लोग मानेंगे। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि स्पार्क जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फ्लैश over causing burn injury to any persons, the owner agent or manager shall be forthwith informed to the regional inspector about the occurrence by the telephone, fax, email, by a special message, and shall also within 24 hours the every such occurrence given a notice in the form and method may be specified by the chief inspector for the purpose to the district magistrate. The chief inspector may be regional inspector, and in case of accident, maintenance clause also be a competent authority of the payment of compensations, provided that in case of notice is sent to by email, it shall be immediately forward the fax of a letter. ओके ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर स्पार्क जनरेट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फ्लैश के कारण ओवर काउजिंग बर्न इंजरी टू एनी पर्सन्स, और कोई भी पर्सन्स बर्निंग इंजरी होती है, द ओनर एजेंट और मैनेजर शॉल बी फॉरविथ इन्फॉर्म टू द रीजनल इंस्पेक्टर कैसे बाय द टेलीफोनिक या फिर ईमेल या फिर जो साधन है तुरंत आप इन्फॉर्म करें। इसके साथ साथ विद इन 24 आवर्स ऑफ एवरी सच अकरेंस गिव टू द नोटिस इन द फॉर्म, एक तो टेलीफोनिक के माध्यम से तुरंत इन्फॉर्म करे और 24 घंटा से पहले जिस फॉर्म के लिए निर्धारित की गई है उस फॉर्म में आपको नोटिस भेज देनी है कि इनको रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट और कंपनसेशन, यानी कि अगर भाई साहब ने या जो भी सीरियस बॉडी इंजरी या जो भी जिनके साथ भी इंजरी हुई है उसने अगर LIC करा रखी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ले रखी है, तो LIC के जो भी पर्सन्स है उनको भेजना होता है, या कोई बीमा करा रखा है, लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है तो उनको भी भेजना होता है। ये भेजेंगे क्यों? ये भेजेंगे ओनर एजेंट या फिर मैनेजर, ओनर एजेंट और मैनेजर। अच्छा, इसमें है ना क्या है कि फॉर्म 4A में जाएगा 24 आवर, फॉर्म सेक्शन 23 नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट, यानी कि नोटिस ऑफ एक्सीडेंट सेक्शन 26 में है और उसमें फॉर्म है 3 या 4 फॉर्म है जो कि 4 से स्टार्ट होता है, 4A, 4B, 4C। ओके, तो 4A जो भेजना होता है वो 24 आवर्स में ही भेजना होता है, बिफोर दी 24 आवर्स में भेजना होता है। फॉर्म B को भी 24 आवर्स में भी भेजना होता है और फॉर्म C को विद इन 15 डेज में भेजना होता है। तो फॉर्म 4A क्या है और 4B क्या है, 4C क्या है फॉर्म, ये मैंने कहीं लिखा हुआ है क्या, भूल गया यार। 4A क्या था, 4A रूल्स किसमें देखने को मिलेगा, देख लेता हूँ इसमें अगर मिल जाए रूल्स। नहीं है, इसमें हो सकता है। फॉर्म 4A क्या है, 4A नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, डेंजरस ऑकरेंस, और हाँ फॉर्म 4A क्या है, 4A है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस। ओके, और फॉर्म B क्या है, फॉर्म B है मेरा फॉर्म 4B है पार्टिकुलर ऑफ डिसेंट और इंजुरिड पर्सन्स, ये
फॉर्म 4 भी 7 डेज में जाएगा, 24 डेज में नहीं, 7 डेज में जाएगा। जो भी किसी भी इंजुरीज होती है किसी भी पर्सन्स को, वो 7 डेज में रिपोर्ट भेजना होता है। और अच्छा, और 4C ये जाएगा विद इन 15 डेज में, पार्टिकुलर ऑफ इंजुरी पर्सन्स रिटर्निंग टू द ड्यूटी। अगर कोई बंदा रिटर्निंग टू डी, कोई भी बंदा 7 दिनों तक अब्सेंट रहता है सीरियस बॉडी इंजुरी या समथिंग के लिए, तो वो फॉर्म 4B में जाएगा। और 7 दिनों की तक अब्सेंट कंटिन्यू रहता है और फिर रिटर्न टू द ड्यूटी आता है, तो वो फॉर्म 4C में जाएगा। 4C यानी कि पार्टिकुलर ऑफ इंजुरीज पर्सन्स रिटर्निंग टू द ड्यूटीज। ओके, एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। 4A जाएगा, 4A जाएगा नोटिस ऑफ एक्सीडेंट एंड डेंजरस ऑकरेंस, और ये 24 विद इन 24 आवर्स में। पहले तो तुरंत फॉरवर्ड कनेक्शन कनेक्ट करेगा, बताएगा, बट रिटर्न में जाएगा 24 घंटा से पहले। इसके बाद किसी भी इंजुरी होती है तो रिटर्न में जाएगा विद इन 7 डेज। और कोई बंदा इंजुरी हो के रिटर्न टू डी ड्यूटीज होता है, जो कि 7 दिन से ज़्यादा बेड रेस्ट में है, और 8वां दिन या 10वां दिन वो फिर से रिटर्न टू द ड्यूटी होता है, तो वो विद इन 15 डेज में नोटिस जाएगा। ओके, किस फॉर्म में? 4C में। ठीक है, इसको लिख देना चाहिए, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। 4A क्या है? नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस, डेंजरस ऑकरेंस फॉर भी है पार्टिकुलर ऑफ डिसेड्स और इंजुरी पर्सन, पार्टिकुलर ऑफ डिसेड इंजुरी पर्सन, इंजुरी पर्सन, ये 4B में जाएगा। 4C में particular injury person returning to the duty, injury person returning duties, returning to duty, ये विद इन 15 डेज में जाएगा। 15 डेज में ये 7 डेज में, विद इन 7 डेज में, ये 24 डेज में, 24 आवर्स में। सेक्शंस 23 में है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है कि एक्सीडेंट से रिलेटेड पॉइंट है रेगुलेशंस 8 और सेक्शंस 27, और 3 मंथ में टोटल डाटा जाता है चीफ इंस्पेक्टर को, और 2 मंथ में विद इन 2 मंथ्स एक्सीडेंट इंक्वायरीज होती है। इंक्वायरीज की जो भी डाटा जाता है वो 2 मंथ में भेजना होता है। उसके बाद नोटिस बोर्ड में 14 डेज के लिए लगाना होता है, ऑन और बिफोर 20 जनवरी, ऑन और बिफोर 20 जनवरी से पहले क्या क्या लगाना होता है? एक्सीडेंट के सारे डाटा। ओके, इसमें और क्या है इसमें, और
एक्चुअली माइक का बैटरी डाउन हो गया था, मैं चार्ज में लगा रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट है द ओनर एजेंट। थर्ड पॉइंट था कि when an accident causing loss of life, serious body injury or burning injury, or about mine in connections with generation, storage, transformation, transmission, supply of electrical energy, the owner agent or manager shall forbid the info inspector of mines। इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी हमें इन्फॉर्म करना है किन केस में, जब सीरियस बॉडी इंजरी हो, किससे रिलेटेड, या तो जनरेशन से रिलेटेड हो, जनरेटर से रिलेटेड, जनरेटर से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, ट्रांसमिशन से रिलेटेड, ट्रांसमिशन, सप्लाई और यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओनर एजेंट इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजेगा, किनका, इलेक्ट्रिकल ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी नोटिस भेजेंगे और तुरंत फॉरविथ। Provided that in case of such notice is sent by the email, it shall be immediately forwarded by fax or related। तुरंत भेजेंगे, ईमेल या फैक्स से भेजेंगे। If death result from any injury already reported in serious body under sub-regulations 1, or if any injury other than the serious body injuries becomes serious, the owner agent or manager shall be within 24 hours of his being informed to the same give the notice district magistrate, civil inspector, competition or authority, and if such death or injury connected with a reason specified by the under regulations 3 also be inspector of the mines। okay, मतलब कह रहा है कि if death result में भी आपको डेथ रिजल्ट क्या ऑन दी स्पॉट डेथ हुआ तो भी भेजना है, और सीरियस बॉडी इंजुरी है या सीरियस इंजुरी के बाद सीरियस हुआ या इंजुरी हुआ, मतलब कह रहा है ना कि डेथ केस में तो स्पॉट डेथ केस में तो जाएगा ही नोटिस। उसके बाद अगर कोई बंदा सीरियस बॉडी इंजुरीज है और वो हॉस्पिटलाइज में भर्ती है और डेथ होता है, हॉस्पिटलाइज में भर्ती है, कंटिन्यू इलाज पानी चल रहा है और डेथ होता है, उस केस में भी हमें कंपिटेंट अथॉरिटी और बाकी जो भी है उनको नोटिस भेजना होता है। ओके, नेक्स्ट इज इन रिस्पेक्ट, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। इफ द डेथ रिजल्ट फ्रॉम एनी इंजुरी ऑलरेडी रिपोर्टेड एज सीरियस अंडर द सब रेगुलेशंस 1, हाँ वही चीज, और इफ एनी इंजुरी अदर देन द सीरियस इंजुरी बिकम्स सीरियस, द ओनर एजेंट, मतलब कह रहा है कि डेथ रिजल्ट केस में कोई भी सीरियस बॉडी इंजुरी हुआ तो उसको तो रेगुलेशंस 1 के सब रेगुलेशंस 1 के तहत तो नोटिस भेजा जाएगा ही, लेकिन उसके बाद स्पॉट डेथ होता है तो भी नोटिस भेजना होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक पॉइंट क्या मेंटेन किया है कि अदर देन द सीरियस इंजुरी बिकम सीरियस, मतलब अभी वो बंदा कोई मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हुआ, वो अभी सीरियस नहीं है बट हॉस्पिटलाइज है, या फिर उस एक्सीडेंट के रीजन से कोई 2-4 घंटे तक सीरियस नहीं, उसके बाद सीरियस हो जाती है और डेथ होता है तो भी उसको नोटिस भेजना होता है। या फिर सपोज दैट कि कोई बर्निंग के वजह से, माइनिंग ब्लास्ट होने की वजह से 70% या समथिंग कुछ हुआ जिससे एक्सीडेंट हुआ और स्टाफ या वर्कर प्रभावित है, बॉडी इंजुरी है बट सीरियस नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि 2 या 3 दिन के बाद हॉस्पिटल में ही एडमिट हो गया, अब वो सीरियस हो गया, पहले इंजुरी था बट सीरियस इंजुरी नहीं था, लेकिन बाद में सीरियस इंजुरी हुआ और स्पॉट डेथ हुआ तो भी नोटिस भेजाएगा। ओके, in respect of every person's killed or injury as above, the owner agent or manager shall be particulars in the form
and method as may be specified by the chief inspector for the purpose. In respect of every person killed or injury as above, the owner agent or manager shall be sent particular in the form, and method may be specified by the chief inspector for the purpose within 7 days of occurrence and also within 15 days of the injury person returning to the duties. 7 दिन तक absent रहा तो नोटिस, और रिटर्निंग के आने के बाद सीरियस हो जाने के बाद, सीरियस बॉडी इंजरी होने के बाद फिर से 7 दिन के बाद फिर से ज्वाइनिंग होता है, तो फिर विद इन 15 डेज में आपको नोटिस भेज देना होता है। ओके, अब इस चैप्टर का एक और रेगुलेशंस बचा हुआ है जो कि रेगुलेशंस 9 है, नोटिस ऑफ डिजीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। टोटल 8 प्रकार के डिजीज होते हैं माइंस में। ओके, तो इसको भी कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हम लोग कंटिन्यू बैठे हैं। एक चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और कंप्लीट नहीं हुआ इसी कारण क्योंकि वीडियो बना रहा था, वीडियो बन रही है इसलिए अपने भी समझ रहा, अब अपन को भी समझ में आ रही है और दूसरे को भी समझा रहे हैं ना, वीडियो में भी समझा रहे हैं इसलिए। अदरवाइज ये आधे घंटे में ही कंप्लीट कर देना होता है। इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखेंगे रेगुलेशंस बुक में। ओके, समीर दास की रेगुलेशंस बुक में ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कल देखेंगे। कल क्या, आज ही देखते, बट मोबाइल चार्जर, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू 1 घंटा से हो रही है तो चार्ज भी तो करना होता है ना। बट कोई नहीं, आप पढ़ो यार, पढ़ो। और नोटिस ऑफ डिजीज और रेगुलेशंस 9 नोटिस ऑफ डिजीज फॉर्म 5 में देते हैं। कब देते हैं? विद इन 3 डेज देते हैं। किसको जाता है? CIRI IM DM कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, चलिए चलते हैं। Where any persons employed in a mine contract any disease notified by the central government in official gazette under the sections 25, 23 में एक्सीडेंट था और 25 में सेक्शन था, और अंडर दी सेक्शंस 25 में, ठीक है। अभी तक हम लोग तीन सेक्शंस देख चुके हैं। सेक्शन 16 सेक्शंस माइंस एक्ट सेक्शन 16 की जिक्र हो चुकी है, जो कि नोटिस ऑफ ओपनिंग, और एक और सेक्शन डिस्कशंस हुआ जो कि डेंजरस ऑकरेंस यानी कि एक्सीडेंट मैटर, और ये किस में गया? 23 में गया, सेक्शन 23 में गया। और 25 क्या है? नोटिस ऑफ डिजीज। 1 मिनट देखने दो, सेक्शंस कहाँ है? हाँ, सेक्शन 23। सेक्शन 23 अभी देखेंगे इसको कंप्लीट करके, और सेक्शन 25 यानी कि नोटिस ऑफ डिजीज को भी देखेंगे ऑफ द एक्ट यानी कि माइंस एक्ट। और अभी क्या OSH रूल में कोडिंग में क्या हुआ अभी तो मैं देखा भी नहीं हूँ, देखता हूँ। वेयर एनी पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ए माइन कॉन्टैक्ट एनी डिजीज notified by the central government of official gazette under the sections 25 of the act, the owner agent or manager shall within 7 days of his being informed of the disease give notice thereof in form and method as may be specified by the chief inspector for the purpose to the chief inspector, the regional inspector, the inspector of the mines यानी कि मेडिकल के इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस ऑफ मेडिकल्स, द रजिस्ट्रिंग मजिस्ट्रेट एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द पेमेंट एंड कंपनसेशंस। ओके, विद इन 3 डेज में अगर किसी को भी नोटिफाइड डिजीज होती है और हमें पता चलता है, तो ओनर एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज आएगी कि सारे को नोटिस भेजें। ओके, किनको? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस, किस डिपार्टमेंट के? मेडिकल डिपार्टमेंट के। और कंपनसेशंस, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कंपनसेशंस, पेमेंट ऑफ कंपनसेशंस यानी कि
CCL, LIC या समथिंग जो आपने करवा रखा है। ओके, नोटिस ऑफ डिजीज जाएगा फॉर्म 5 में जाएगा, विद इन 3 days में जाएगा, सेक्शन 25 में जाएगा। फॉर्म 5 नोटिस ऑफ डिजीज 3 days, सेक्शन 5। नोटिस ऑफ डिजीज 8 प्रकार के होते हैं जो कि गेजेट ऑफिसर से पारित है, और ये 8 प्रकार के जो डिजीज होते हैं, पहला डिजीज पिनो निमोकोसिस, सिलिकोसिस, मैग्नीज पॉइजनिंग, एबेस्टिसियस, कैंसर ऑफ लंग्स, नॉइज इंडुडेशंस हियरिंग, कॉन्टैक्ट डिमेटिटिस एंड पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है, निमोकोसिस, सिलिकोसिस, सिलिकॉन से रिलेटेड, निमोकोसिस कोल्डस से रिलेटेड, मैग्नीज पॉइजनिंग, मैग्नीशियम से, एबेस्टस से रिलेटेड, कैंसर ऑफ लंग्स, नॉइज सुनने की क्षमता भी, अगर ज्यादा डीबी 120 dB तक कंटिन्यू हियरिंग प्लेस में आप काम कर रहे हैं तो ये सुनने की क्षमता भी चली जाएगी। और कॉन्टैक्ट और डिमेरिटेस, ये स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब है और इसको देखना होगा। ओके, और पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ये देखना होगा। यानी कि हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट किए, रेगुलेशन 3 to 9। ओके, और इसमें कुछ हमारा होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या रहेगा कि नोटिस ऑफ डिजीज के बारे में पढ़ना, रेगुलेशंस 9 को देखना साइड बुक से, और कहा गया नोटिस ऑफ एक्सीडेंट के फॉर्म, ये सब सारे देखना। रेगुलेशंस 8 और रेगुलेशन 9, ये दोनों को हमको अच्छे से एक बार फिर से देखना है। ओके, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। तीन महीना है, 260 रेगुलेशन है, एक्ट है, रूल्स है, माइंस के रूल्स है। तो एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इसको रिटर्न करूंगा। इसके जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसको फिर से देखूंगा। अभी जस्ट देखूंगा और कंटिन्यू 1 घंटा बैठ गया। ठीक है, आगे कंटिन्यू रखेंगे, बट वीडियो की बैटरी, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाने के कारण वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके, अब भी अगर फ्री टाइम हो या समथिंग किसी भी जगह पे हो तो आप वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं। मैं क्या करता हूँ ना कि ट्यूशन जाता हूँ, 1.5 घंटे लगते हैं ट्यूशन जाने में, 1 घंटे लगते हैं ट्यूशन जाने में। तो क्या करता हूँ कि ईयरबड आती है और यूट्यूब पे जाता हूँ और किसी की एक लेक्चर्स को प्ले करके रनिंग पे, यानी कि बाइक पे बैठ जाता हूँ। इधर लेक्चर्स चल रही है, इधर ड्राइव हो रहा है, एक कान खुला रहता हूँ ताकि एक्सीडेंट ना हो, और एक कान पे ईयरबड रहता है। तो उसकी लेक्चर्स समथिंग कभी कभी नोटिस होता ना तो चला जाता है, तो ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन होके दिमाग में बैठ जाता है। तो इसी तरह अब भी वीडियो किसी की चला दो और एक कान में ईयरबड लगा दो और कंटिन्यू ट्रैवल करो, या तो कुछ काम कर रहे हो, खा रहे हो, उस समय आप सुनो, या फिर कहीं पैदल चल रहे हो या समथिंग, बट सुनो, टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक है, तो
रेगुलेशंस हुआ। अब रेगुलेशंस बोन देखना हुआ, ऑब्जेक्टिव बनाना, इसको थोड़ा डाटा कलेक्शंस करके लिखेंगे और कुछ हमारी पर्सनल नोट्स है उसको लिखेंगे। अब थोड़ा मोड़ा पता चल रहा है कि रिवीजन थोड़ा बी पॉजिटिव हो रहा हूँ थोड़ा सा रेगुलेशंस देख के। पहले तो डर भी लग रहा था कि कैसे कवर करूं, बट चैप्टर 1 कवर हुआ ना। ओके, तो आप लोग भी जाइए, तैयारी कीजिए, पढ़िए। ओके।